नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों से। अब वक्त आ गया है देश में पोलियो की खुराक की तरह घर घर जाकर वैक्सीन का टीका देने का अभियान चलाया जाए ताकि दोबारा बढ़ती महामारी को रोका जा सके। ये कितना जरूरी है ये जानना जरूरी है। अगर आप कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार की खोज करें तो खुद आप ही इसके लिए जिम्मेदार नजर आएंगे। अब जब सावधानी हटते ही दुर्घटना घट चुकी है, तब सवाल यह है कि नाइट कर्फ्यू क्या कर लेगा, इसका इलाज क्या है। आज बंगाल के टूटे पैर की सियासत भी दिखाएंगे, लेकिन साथ में अपनी खास सीरीज विकास की तलाश में असल मुद्दे भी। जब चुनाव में बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, तब यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वो भी बीमारी से भरपूर पानी के लिए। आपने एंटिलिया के पास विस्फोटक केस में फंसे मुंबई के सचिन वाजे को तो देख लिया। आज इनके सुपर कॉप बनने की पर्दे के पीछे की कहानी खुद पुलिस के रिटायर्ड अफसर बताएंगे। और फिर बात करेंगे एक ऐसी फिक्र की जो हर माता पिता को देखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में एक किशोर के लिए ऑनलाइन गेम जानलेवा बन गया, कैसे और क्यों। सबसे पहले फिक्र कोरोना की, जिसको लेकर 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि कोरोना को रोकने के लिए जब पोलियो की तरह घर घर जाकर टीका लगाने की जरूरत है, तो फिर वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी क्यों। दूसरा सवाल यह कि अब 1 साल के बाद यह नौबत आई कैसे, क्या हमने ही जाते हुए कोरोना को वापस नहीं बुला लिया। और तीसरा सवाल यह कि अब आगे क्या कर सकते हैं। इस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों सवाल इसलिए अहम हैं क्योंकि कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। देश में कोरोना के केस 24,000 के पार रिकॉर्ड किए गए हैं। यह लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के डेली केसेस का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंचा है। और इसके साथ ही मार्च के बीते 15 दिनों में देश में 2,97,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और करीब 1,700 लोग जान गंवा चुके हैं। इस साल की शुरुआत होने के बाद जो कोरोना धीरे धीरे काबू में आता दिख रहा था, वो मार्च आते आते अचानक फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है, जिसे आप इस ग्राफ के जरिए समझ सकते हैं। 1 जनवरी को देश में 20,000 केस मिले थे, जो जनवरी खत्म होते होते 9,000 पर गए और फरवरी शुरू होने पर गिरकर 8,500 के करीब पहुंच गए। लेकिन फरवरी खत्म होते होते केस एक बार फिर बढ़ने लगे। 1 मार्च को 15 और 15 मार्च के आंकड़े देखें तो डेली केस के आंकड़े करीब डबल हो चुके हैं। बिगड़ते हालात ने सरकार की फिक्र बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत अहम मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर उन 10 राज्यों को लेकर चर्चा होगी जिन्हें देश में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। मार्च में कोरोना को रफ्तार महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, इन 10 राज्यों में देश के 82% मामले मिले हैं। कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में क्या बात होती है, क्या फैसला लिया जाता है, इस पर पूरे देश की नजर होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पूरे देश में हर किसी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि जल्द से जल्द हिंदुस्तान को कोरोना कवच से लैस किया जा सके, या फिर उन राज्यों और इलाकों में सभी लोगों को वैक्सीन दी जाए जहां लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और यही मांग देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने उठाई। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के आधे से अधिक नए मामले महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और लॉकडाउन इसे कमजोर करेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों को वैक्सीनेशन की इजाजत दी जानी चाहिए। वैक्सीन की कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। वाकई में ऐसा करने का वक्त आ गया है क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग अब बोझ समझने लगे हैं। सरकारें भी जल्द से जल्द सख्त पाबंदियां लगाने में झिझक रही हैं और उसी का नतीजा है कि कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। ये कोरोना को दावत देने वाली उस भीड़ की तस्वीरें हैं जो हर दिन इसी तरह मुंबई के दादर में मार्केट में उमड़ती हैं। ना तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की सुध है और ना ही लोग मास्क पहने नजर आते हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद मुश्किल है। तस्वीरें आपको दादर फुल मार्केट की दिखाते हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है। आपको बताएं कि ये इलाका इसलिए भी भीड़ भाड़ वाला है क्योंकि स्टेशन के करीब है, साथ ही अलग अलग तरह के यहाँ पर मार्केट है और लोग आपको बिना मास्क पहने मिल जाएंगे। मास्क आपने ठीक से पहना है? ठीक से पहना था? नहीं ठीक नहीं पहना था। ये देख लीजिए, यहाँ महिलाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए यहाँ। कैमरा देख कर ताई क्यों नहीं पहना था मास्क? पहन रहे ना, अभी गया घर से। अभी आपने कैमरे पे पहना? हाँ नहीं खुला था। हाँ। अभी वो पानी पी रहे ना, इसके लिए खोला था।
खुद को कोरोना प्रूफ समझने वाले ऐसे ही लोगों की बदौलत महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और ऐसे ही लोगों की वजह से नागपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो कोरोना का नया एपिसेंटर बन गया है। महाराष्ट्र में सोमवार को एक बार फिर 15,000 से ज़्यादा नए केस मिले और ये लगातार चौथे दिन हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान नागपुर का रहा, फिर पुणे, मुंबई, नासिक, ठाणे और जलगांव का। इन 6 जिलों से महाराष्ट्र में 61% नए केस रिपोर्ट हुए। तमाम सख्तियों और पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र के कई शहरों में लापरवाही बरती जा रही है। फिर चाहे वो मार्केट में भीड़भाड़ हो या फिर शादी, हर जगह मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा दिखाकर कोरोना को उंगली पकड़वाने वाले लोग नजर आ जाएंगे। महाराष्ट्र इसमें अव्वल है तो पंजाब नंबर 2 पर है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश भी कोरोना को दावत दे रहे राज्यों की लिस्ट में टॉप 10 में है। देश में मार्च में अब तक 2,97,539 नए केस सामने आए हैं, जिनमें करीब 82% यानी 2,44,651 नए केस सिर्फ इन 10 राज्यों से ही आए हैं। इसके लिए लोगों की लापरवाही के साथ साथ सरकारें भी जिम्मेदार हैं, जो मामले बढ़ने के बावजूद भी जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने से हिचकती रही। हालांकि अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से रोज़ाना औसतन 600 से 700 नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे हालात सुधरेंगे? मान लीजिए रात में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, लेकिन दिन में क्या होगा? फिर भीड़ नज़र आएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, नदारत दिखेगी, मास्क का अता पता नहीं होगा। अब आर्थिक लिहाज से लॉकडाउन लगाया जाना सही नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि आंशिक पाबंदियों से भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अब एक ही उपाय है, जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए ताकि सबको कोरोना कवच मिल सके। जरूरत इस बात की है कि पूरे देश में नहीं तो कम से कम उन राज्यों में तो जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करा देनी चाहिए जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और इसके लिए सरकार के साथ साथ आपको और हमको भी आगे बढ़कर वैक्सीनेशन कराना होगा। देखिए, एक आंकड़ा है और विशेषज्ञों की ये राय है कि अभी भारत की अगर बात की जाए तो करीब 20 से 25% आबादी हर स्टेट में कोरोना से उसको हो चुका है या वो हो चुका, मतलब किसी तरीके से उस बीमारी से ग्रस्त है। अगर 20% भी वैक्सीनेशन हो जाता है उन इलाकों में तो हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। इस वक्त वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो 130 करोड़ की आबादी को देखते हुए काफी नहीं है, ये समझने वाली बात है। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और आज 2 महीने बीत जाने के बाद पहली और दूसरी डोज मिलाकर 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जो कि देश की आबादी का करीब 2.5% है। इसे देखते हुए गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि इस दर से पूरी आबादी के टीकाकरण में कई साल लग जाएंगे। सरकार सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू क्यों नहीं कर रही, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विदेशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने की वजह से देश में वैक्सीन कम पड़ रही है। हालांकि इस आशंका और दलील को आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में खारिज कर दिया। वैक्सीन जो भारत के लोगों को दी जा रही है या विदेशों में भेजी जा रही है, किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के एक्सपेंस पर विदेशों को नहीं भेजी जा रही है। और इसके लिए हाईएस्ट लेवल पर जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो एक सरकार की कमेटी एक बहुत ही एक रीजनेबली सेंसिबल बैलेंस इस बारे में मेंटेन कर रही है। अगर भारत के लोगों के एक्सपेंस पर ये नहीं है जैसा कि तर्क दिया जा रहा है, तो फिर क्या कोई ये बता सकता है कि अभी 45+ कोमॉर्बिडिटी और बुजुर्गों को ही इन्वॉल्व क्यों किया गया है, उससे नीचे वालों को क्यों नहीं? मतलब ये कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को लेकर लोगों में बढ़ा हुआ विश्वास फिर से कम होने का आशंका मंडरा रही है और उसके पीछे वजह है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसका हिंदुस्तान में नाम कोविशील्ड है, उसको लेकर उठ रहे सवाल। दरअसल बीते दिनों आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, कांगो, बुल्गारिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन समेत 12 देशों ने अस्थायी रोक लगा दी है। ऐसा वैक्सीनेशन के बाद खून के थक्के बनने की शिकायतों के बाद किया गया है। लेकिन भारत में जो कोविशील्ड लगाई जा रही है उसको लेकर अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया, वो बिल्कुल सेफ है।
इसकी तस्दीक WHO ने की है। WHO के मुताबिक यूरोपीय देशों में जो शिकायत की जा रही है वो वैक्सीन यूरोपीय मैन्युफैक्चरर द्वारा तैयार की गई है, लेकिन भारत में कोविडशील्ड के नाम से बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। रोचक बात यह है कि अभी करीब आधा घंटा पहले, बल्कि और थोड़ा पहले, बोरिस जॉनसन ने यह कहा है कि कोविडशील्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। खैर, और अब बात बंगाल की, जहां सिर्फ 11 दिनों बाद पहले चरण का मतदान होना है। बीजेपी की तरफ से आज पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में उतरे, जबकि ममता बनर्जी फिर एक बार व्हील चेयर पर बैठकर रैली में शामिल हुई। ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी वोट को लूट रही है, और इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि 2 मई को दी जा रही है, क्योंकि बंगाल में असल परिवर्तन आ रहा है। खेला होवे नहीं, इस बार खेला होवे तो जमकर खेला होवे। पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में आज बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बंगाल में कुछ बची हुई हिंदू जातियों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में शामिल करने का प्रयास करेगी। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिषी और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। महिष्य जाति के लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में बसे हुए हैं। खास तौर पर हावड़ा, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिलों में ये लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। जाहिर है वोट बैंक के लिहाज से ये बंगाल में अहम है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है बहुत दिन से ये डिमांड कर रहे थे। पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य है जहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन में 2 कैटेगरी है, ओबीसी ए है, ओबीसी बी है। लेकिन फिर भी ये जो कम्युनिटी है इसको किसी कारण से इसको लाया नहीं गया, शायद इसको किसी ने वोट बैंक समझा नहीं था। लेकिन बंगाल में जो 70 से 80% जो विधानसभा सीट है जिसमें ये कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी जो खास तौर पे मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, जिसको बड़े रूप से जो जंगल महल कहा जाता है, कुछ नॉर्थ बंगाल में ऐसी जगह पे जहाँ पे भाजपा पहले से ही इसको समर्थन ले चुके थे। लेकिन इन समाज का जो डिमांड है, ये समाज का डिमांड अगर जो फुलफिल करने का भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व से आया है तो ये तो समाज में एक प्रभाव विस्तार करेगा। इसका चुनावी फायदा हो भी सकता है, पता नहीं कैसे इसको ममता बनर्जी मुकाबला करेंगे। इस बीच ममता बनर्जी ने आज फिर व्हील चेयर पर बैठकर रैली की। बांकुड़ा में ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट की लूट में लगी हुई। বাংলায় সব কোটা বসে আছে, দেখুন সব হোটেল বুকড, সব হোটেলে বসে আছে। আর কি করে মমতা ব্যানার্জিকে মারা যায়, কি করে তৃণমূলকে মারা যায়, কি করে ভোট লুট করা যায়, কি করে ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পেছনে বড় বড় কেস করা যায়, এখানে এসে বসে আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কাজ নেই, কর্ম নেই, দেশ সামলায় না, হামলা করার চক্রান্ত করে। দেশ সামলায় না, হামলা করার চক্রান্ত করে। लेकिन मिदनापुर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 मई को दीदी जा रही हैं और असल परिवर्तन आ रहा है। 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी जाच्छे, আসল পরিবর্তন আসছে। अब दीदी हमारी कहती है, दीदी कहती है हमारी कि इस बार खूब खेला हो गया। तो मैं कहता हूं दीदी खेला होवे नहीं, इस बार खेला होवे तो जमकर खेला होवे। अब पटवारी का खेला ना होवे, तोलाबाजी का खेला ना होवे,
हिंसा का खेला ना होवे, खेला होवे तो विकास का खेला होवे तो शांति का खेला होवे। अब वो सब खेला ना होवे दीदी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों को भी निशाना बनाया। पुरुलिया में उन्होंने कहा कि सबने मिलकर बंगाल का विकास रोक लिया। कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। बंगाल की रैली में आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल तक जिन लोगों का सेक्युलरिज्म मंदिर जाने से खतरे में पड़ जाता था, अब वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा। मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह तंज क्यों कसा, ये समझने के लिए 2 साल पहले की इन तस्वीरों को याद करना जरूरी है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी मिदनापुर में ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, तो वहां खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। ममता को राम नाम का ये नारा इतना नागवार गुजरा कि वो गाड़ी से उतरकर लोगों को बुरी तरह डांटने लगी थी। यही नहीं, हाल ही में जब नेताजी की जयंती के कार्यक्रम के दौरान भीड़ में से किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो पीएम मोदी के सामने ही ममता बनर्जी भड़क उठी। आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मगर बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, दीदी का जैसे हृदय परिवर्तन हो गया। जिन ममता बनर्जी को किसी ने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते नहीं देखा होगा, वो भरे मंच से चंडी जाप करने लगी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। और तो और कभी भोलेनाथ तो कभी माँ दुर्गा के मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने नामांकन भरने से पहले नंदीग्राम में 28 घंटे के भीतर करीब 19 मंदिरों के दर्शन किए, यानी हर 88 मिनट में एक मंदिर। मगर हकीकत यह है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि विपक्ष के कई नेता जो पहले मंदिरों से दूरी बनाए रखते थे, अब वो बार बार भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। इसका राहुल गांधी से बड़ा उदाहरण भला कौन हो सकता है, जिन्होंने 2017 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और फिर गुजरात चुनाव के दौरान सोमनाथ से लेकर द्वारकाधीश तक मंदिर दर्शन की झड़ी लगा दी। राहुल ही नहीं, बहन प्रियंका भी पिछले 2 साल में जब जब यूपी आई तो मंदिरों में मत्था टेकना नहीं भूली। फरवरी में तो प्रियंका ने पहले सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा की और फिर इलाहाबाद के संगम में डुबकी भी लगाई। कुछ ऐसा ही बदलाव समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव में भी नजर आया। यूपी में सत्ता से साइकिल डिरेल क्या हुई, अगले राउंड के लिए अखिलेश अभी से मंदिर का रास्ता नापने लगे। हाल ही में अखिलेश ने 2 बार विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए। इस कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली में चुनाव के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो कोरोना के बावजूद अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा भी कराई। यहाँ तक कि जगनमोहन रेड्डी जैसे नेता भी हाल ही में शिवरात्रि के दौरान भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक करते भी दिखे। और हमने सुना था कि कर्म ही पूजा है। खैर, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसी चुनावी दौर में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक दर्दनाक घटना घटी है। कोलकाता में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 15 लोग बीमार हो गए। ये घटना कोलकाता के भवानीपुरा के लेबर क्वार्टर्स की है। सोमवार को यहां पर पीने के पानी के साथ सीवेज का पानी भी आने लगा और जिसने भी ये दूषित पानी पिया उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है।
देखा जाए तो यह घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है और राजधानी से ही सूबे के बाकी इलाकों का हाल जाना जा सकता है। अब हम पूरे पश्चिम बंगाल में पेयजल का हाल दिखाते हैं। देखें हमारा खास सेगमेंट विकास की तलाश। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कह करके सभी लोगों ने किया। बीजेपी खेला हमें। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये पश्चिम बंगाल का चुनावी रण है और इस रण में सारी पार्टियां एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रही हैं। वोटिंग के दिन पानी पिला देने का दम भर रही हैं। उसी बंगाल की एक बड़ी आबादी को साफ पानी की 2 बूंद तक मयस्सर नहीं है और यह मुद्दा चुनावी भाषणों से गायब है। पाइप है लेकिन पाइप में पानी नहीं आ रहा है। जिस तरह से गंगा का पानी आता है उसी तरह से पानी आ रहा है और वह पीने लायक पानी नहीं है। पानी अभी देखिए दूषित पानी आ रहा है, सही से आ भी नहीं रहा और पानी का जो वहाँ व्यवस्था है बहुत ही खराब पानी आ रहा है। पानी की कमी से हलकान और केमिकल मिले पानी से परेशान पश्चिम बंगाल की इसी तकलीफ को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड जीरो का रुख किया और फिर हम उस जगह पर पहुंचे जहां लोग साफ पानी के लिए संघर्ष करते मिले। Next World War or for the water. Next World War should be for the water, and immediately we should protect from the side by using the proper land use planning to stop global warming. We should take the major effects. पश्चिम बंगाल के करीब हर जिले, हर गांव में रहने वाली लाखों की आबादी के लिए स्वच्छ जल एक सपना बनकर रह गया है और इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। पूरे देश में आज भी 4 करोड़ 11 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिलता। उनमें से 78 लाख लोग अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। बड़ी मुश्किल से लोग अपने घर और गांव से दूर जाकर पीने लायक पानी भरकर लाते हैं और सियासत के हाथों ठगे जाने पर गुस्सा होते हैं। हम लोग तो कहते हैं जल जीवन है, मगर यहाँ का जो सत्ताधारी जो सरकार है वो जल को मजाक बना के रखा हुआ है। जी जैसे हम लोग कॉरपोरेशन में जो है मेयर है, नेता है, उनको तो बोलते हैं लेकिन आज होगा कल होगा इस तरह से वो लोग टालते जाते हैं। क्या कीजिएगा? सोल्यूशन वो तो सरकार ने ये करेगा, हम लोग को तो उतना सोल्यूशन और हम लोग कर भी नहीं सकेंगे। इसको तो रास्ता में सोल्यूशन सरकार ला सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए पानी को लेकर। कहने के लिए तो स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए घर घर नल का कनेक्शन पहुंचाने की योजना चल रही है, लेकिन फिक्र है उसकी धीमी रफ्तार। पश्चिम बंगाल में 22 जिले, 341 ब्लॉक और 41,357 गांव हैं। यहाँ 2024 तक 1 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों तक नल जल कनेक्शन पहुँचाने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष में जो 2 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है उसमें 55,58,000 से ज़्यादा नल कनेक्शन का टारगेट हासिल करना था। लेकिन 15 मार्च तक यहाँ सिर्फ 13,44,862 कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। मतलब सिर्फ 8.25% टारगेट पूरा किया जा सका है और अब सरकार कुछ भी कर ले अपना टारगेट भी हासिल नहीं कर सकती है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक नल जल कनेक्शन की केंद्र सरकार ने 2019 से शुरुआत की थी। उसमें लगातार दूसरे साल पश्चिम बंगाल टारगेट हासिल नहीं कर सका है। 2019-20 में बंगाल में 32,24,000 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, लेकिन महज 4,720 कनेक्शन ही उपलब्ध कराए जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से करीब 993 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार करीब 428 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल कर पाई। साफ है कि हर घर तक नल योजना को लेकर बंगाल सरकार और प्रशासन संजीदा नहीं है। यही वजह है कि बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में कुएं या हैंडपंप ही पानी के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी पीने लायक है, क्योंकि बहुत से इलाकों में पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे खतरनाक तत्व बढ़ गए हैं। बंगाल में भूमिगत पानी में आर्सेनिक खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जो लोगों को ना तो पानी पीने देती है, ना ही पानी पीने पर जीने देती है। TV9 भारतवर्ष ने बर्धमान, मालदा, हुगली, नदिया, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इन 8 जिलों के 83 ब्लॉक में पड़ताल की और पड़ताल में पता चला कि यहाँ आर्सेनिक ने पुरुषों की आयु 40 पर रोक रखी है।
महिलाएं इसलिए ज़्यादा दिन जिंदा रहती हैं क्योंकि वो कहीं बाहर से आती हैं या ब्याह के बाद बाहर चली जाती हैं। औरत लोग इसलिए है, औरत लोग बाहर से आता है, किसी का शादी हुआ और इधर का औरत लोग दूसरे जगह शादी होकर चला गया, इसलिए औरत लोग का कम होता है। लेकिन जो जेंट्स लोग है वो 40 साल का ऊपर कोई भी नहीं है, 1-2 होगा तो नहीं। पूरा गांव जितना यहाँ का जन्म स्थान आदमी है, मतलब औरत का बहुत कम है। हाँ, तो औरत तो बाहर से आता है, इधर से जो जन्म लेता है वो लोग का पहले से जितना है सबका ही मोटा मोटी है। महसूस हो रहा है कि जो और एक बीमारी जो है कोरोना, उसके हिसाब से ये भी यदि बीमारी बढ़ेगा तब तो आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। इस हिसाब से ये जो आ रहा है पानी के अंदर जो केमिकल आ रहा है, वो कुछ भी आ रहा है, उसकी वजह से पानी पी के बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको तकलीफ और उनका बीमार हो पड़ रहा है। ठीक है, हावड़ा में जो पानी का प्लांट है पद्मपुकुर का, शायद वहाँ से पानी फिल्टर करके नहीं भेजा जा रहा है, इसीलिए गंदा पानी आ रहा है। खराब पानी आ रहा है, वो पानी को जैसे ग्लास में लीजिएगा और पीने जब जाइएगा इतना उसमें गंद आता है, इतना ना गंद आता है कि उसको पीने का इच्छा नहीं करता। लास्ट में आयरन ज़्यादा है और वो टाइम कल का पानी तो अभी आप सुन ही गए सबके मुँह से। चुनावी लोकतंत्र में जनता के लिए जनता का शासन बताकर ऐसे मुद्दे हावी कर दिए जाते हैं जिनमें जनता होती ही नहीं। लेकिन इस बार बंगाल जानना चाहता है कि जनता के मुद्दों वाली राजनीति का टाइम कब आएगा। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि देश के करोड़ों माता पिता की फिक्र से जुड़ी है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कई बच्चे होंगे जो ऑनलाइन क्लास की आड़ में मोबाइल गेम की लत में पड़ गए होंगे, क्योंकि इन दिनों पढ़ाई के नाम पर बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन ज्यादा समय तक रहता है। आज हमने इसी फिक्र को लेकर बड़ी पड़ताल की, देखिए रिपोर्ट। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे टेक्नोलॉजी से वाकिफ रहें और खुशहाल रहें, लेकिन कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो बच्चों के क्लास ऑनलाइन चलने लगे। लेकिन डिजिटल क्लास करते करते बच्चे कब मोबाइल या दूसरे गैजेट्स पर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगते हैं, ये बहुत सारे माता पिता को पता भी नहीं चल पाता और इसकी लत जानलेवा भी साबित हो रही है। इसीलिए आज हमने देश के कई शहरों में बच्चों की माँओं से 2 सवाल पूछे। पहला, क्या ऑनलाइन क्लास के दौरान आपको भी बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत पड़ने की फिक्र सताती है? और दूसरा ये कि मोबाइल गेम एडिक्ट हो रहे बच्चों पर आप नज़र कैसे रखती हैं? इन 2 सवालों को लेकर हमारे संवाददाता दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ समेत कई शहरों में गए। तो सबसे पहले सुनिए दिल्ली की रहने वाली रेनू रस्तोगी और शिल्पी जैन इसके बारे में क्या सोचती हैं। मेरा बेटा है छोटा और उसको भी ऑनलाइन गेम की काफ़ी आदत पड़ गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ता है। बट असली प्रॉब्लम तब आती है जब मैं काम से बाहर जाती हूँ और बच्चा घर पर है, वो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वो उस दौरान गेम खेलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है। हमें बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, उनके आईपैड्स को या फ़ोन को चेक करते रहना चाहिए कि वो कैसे गेम्स खेल रहे हैं या कैसे चैनल्स देख रहे हैं यूट्यूब के, किनको फॉलो कर रहे हैं, या उनके रीसेंट डॉक्यूमेंट देखते रहने चाहिए ताकि हमें पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है उनके साथ में। ये गैजेट्स इतने खतरनाक हैं, इनके साथ बच्चों को छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिक्र लाजमी है, लिहाजा माँओं की चिंता भी बड़ी है। लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए लखनऊ की श्रद्धा मिश्रा कहती हैं कि माता पिता को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरी माँ आगना कहती हैं कि ऑनलाइन क्लास से नुकसान ज़्यादा है। बिना ऑनलाइन एजुकेशन के कोई वो भी नहीं है, विकल्प भी नहीं था हमारे पास कि हम एजुकेशन बच्चों को कैसे दें। तो ये विकल्प बहुत अच्छा है क्योंकि हमने कोरोना को हराया भी है। तो ये तो हमारी ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को देखें, उन पर निगरानी करते रहें। मैं नहीं चाहती कि बच्चे, क्योंकि जितनी टाइम वो लोग अपने फ़ोन पे देखेंगे उनकी आँख पे भी फ़र्क पड़ेगा और उनके फेस पे भी फ़र्क पड़ेगा, हेल्थ भी उनकी एक तरीके से इतना स्क्रीन टाइम यूज़ करने पर खराबी होगी। तो मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में ऑनलाइन क्लास कर रहे बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखना पड़ता है और पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन, आईपैड,
या लैपटॉप पर उनकी दूसरी गतिविधियों पर भी नज़र रखनी होती है। खतरा तो है, क्योंकि आप पूरी तरीके से बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दे सकते। जितनी टाइम क्लासेस चल रही हैं बस उतनी दीजिए, क्योंकि वैसे ही स्क्रीन टाइम से आंखों खराब होने का खतरा रहता ही है। तो मुझे लगता है उतना ही टाइम दीजिए। उसके अलावा अगर गेम्स खेलना है तो आपकी सुपरविजन में खेलना चाहिए उनको। हमें बीच बीच में आके इन्हें देखना भी पड़ता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि गेम देख रहे हैं। कई बार तो ये गेम खेलते हुए या वीडियो देखते हुए पकड़े गए हैं, तब से इनकी बहुत निगरानी करनी पड़ती है और जैसे इनकी क्लास ख़त्म होती है हमें इनके हाथ से मोबाइल लेना पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद मोबाइल गेम खेलने वालों में से 50% से ज़्यादा लोगों ने पहले से अधिक वक्त इस पर बिताया। इसके अलावा स्क्रीन पर ज़्यादा समय देने के कारण कई बच्चे आंख संबंधी बीमारी, मोटापा समेत कई बीमारियों से ग्रस्त भी हुए। लेकिन विकल्प नहीं होने के कारण लोग बच्चों से मोबाइल या दूसरे गैजेट वापस ले भी नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बाद भी उन्हें होमवर्क या दूसरे प्रोजेक्ट वर्क करने होते हैं। ऐसे में हमने गुड़गांव के एक डी एडिक्शन सेंटर में डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या किया जाए कि बच्चों में मोबाइल गेमिंग की लत छूट जाए। उसको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या हम उसको उसके सिबलिंग के साथ कोई इंडोर गेम बोल सकते हैं कि वो आप ये लूडो खेल लीजिए, आप कैरम खेल लीजिए, या कोई बोर्ड गेम अच्छा सा पिक्चर का टाइप का वो बच्चा खेल सकता है। तो हमें उसको अदर ऑल्टरनेटिव्स देने हैं जिसमें कि वह बच्चा अपना इंटरेस्ट बढ़ाए। और तीसरा चीज है, जब इन चीजों के अलावा बच्चे को हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है जो हम उसकी कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसको एक अनकॉन्शियस माइंड में हमें उसको दिखाना होगा कि हाँ ये चीज गलत है और ये पॉइंट्स हम करके उस चीज से आप अपनी इस आदत से धीरे धीरे करके आप उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो ये सर्टेन पॉइंट्स है जिनसे हमने बहुत बच्चों की मदद भी करी है, और भी बच्चे हमारे पास आ सकते हैं जिन बच्चों को लगता है कि हाँ उनको इस चीज के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों को अभी पड़ रही है। पहले भी पबजी, पोकेमॉन गो जैसे दर्जन भर एंड्रॉयड गेम्स के चलते कई बच्चों की जान चली गई है। 1 फरवरी को पुडुचेरी में कई घंटे तक फायरवॉल वीडियो गेम खेलने के कारण 16 साल के लड़के की मौत हो गई। 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के सागर में 12 साल के बच्चे को पिता ने मोबाइल गेम खेलने से रोका तो उसने आत्महत्या कर ली। 17 अगस्त 2020 को आंध्र प्रदेश में 16 साल के लड़के को पबजी गेम की ऐसी लत लगी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 21 जुलाई 2020 को दिल्ली में फोर्टनाइट खेलने वाले एक बच्चे ने अपने माता पिता के करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। जुलाई के महीने में ही जम्मू कश्मीर में पबजी गेम एडिक्ट 13 साल के एक लड़के ने खुद को मार डाला। 5 जुलाई 2020 को पंजाब में 17 साल के लड़के ने पबजी के बहाने पिता के बैंक से 16 लाख रुपए उड़ा दिए। ऐसे कई उदाहरण जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर हर माता पिता को सावधान करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में उन बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन या दूसरे गैजेट्स पहुंच गए हैं जो पहले इससे दूर थे। और अब फिक्र हेडलाइंस। मैनिफेस्टो जारी होने से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। मुफ्त राशन वाले बयान पर चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। पुरलिया के निर्वाचन अधिकारी से वीडियोग्राफी भी मांगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा पर हमला। पुरुलिया में बीजेपी की बस को निशाना बनाया गया। बीजेपी का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। कोरोना के बढ़ते केस से बड़ी चिंता। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में हड़कंप। भोपाल, इंदौर में कल से नाइट कर्फ्यू। पीएम की कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अहमदाबाद T20 में इंग्लैंड को 157 रन का टारगेट। भारत ने 6 विकेट खोकर 156 रन बनाए। विराट कोहली ने 77 रन की शानदार पारी खेली। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना की नई और अच्छी वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। इसकी खासियत यह है कि इसकी खुराक लेने के लिए सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई वैक्सीन को नाक या मुंह के जरिए भी लिया जा सकेगा। साथ ही कम तापमान की जगह कमरे के तापमान पर भी रखा जा सकेगा। ये वैक्सीन इस साल या अगले साल इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकती है। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान योजना के तहत करीब 352 रूट से संबंधित बोलियां आमंत्रित की हैं। इसका मकसद घरेलू हवाई संपर्क में सुधार और विमान यात्रा को किफायती बनाना है। नई बोली प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल को लेकर भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता घटी है।
पिछले महीने सऊदी अरब भारत को ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गया। फरवरी में भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इराक रहा। अमेरिका भारत की क्रूड ऑयल की जरूरत पूरी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। देश भर की जेलों में कैदियों के लिए कई तरह के सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि रिहा होने के बाद कैदी खुद को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें, कोई हुनर सीख कर आत्मनिर्भर हो सकें। ऐसा ही एक कार्यक्रम राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों के लिए चलाया जा रहा है। यहाँ कैदियों को पेट्रोल पंप पर काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि सजा काटने के बाद उन्हें काम मिलने में आसानी हो। जयपुर समेत राजस्थान के 6 जिलों के परिसर में बने पेट्रोल पंपों पर 100 से ज्यादा कैदी काम कर रहे हैं। 7 साल के विराट चंद्रा ने छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा करते हुए दुनिया भर में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हैदराबाद के विराट चंद्रा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। विराट माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। 75 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद विराट 6 मार्च को अपने कोच के साथ माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंचे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।